तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारी नींद। पाठ का नाम क्या है? हमारी नींद। ये गोधूली हिंदी पदखंड का पाठ 9 है और इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पार्ट 1 में हम पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कविता पढ़ते हैं। तो हमारे कवि हैं बीरेन डंगवाल जी। कवि का नाम क्या है बाबू? बीरेन डंगवाल। जैसा कि नीचे आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये हमारे कवि हैं बीरेन डंगवाल जी, जो आपकी किताब में भी इनका चित्र दिया होगा। इन्होंने पाठ को लिखा है हमारी नींद। नींद सबको पता है, जो हम सोते हैं उसी को क्या कहा जाता है? नींद कहा जाता है। ये जो कविता है ये हम पर व्यंग किया गया है, हम लोगों पे, खास करके वैसे व्यक्तियों पे जो अपना काम छोड़ करके केवल सोने में अपना समय काटते हैं, जो ज्यादा आराम चाहते हैं और अपने आप में उन्नति नहीं करते हैं, उन पर कवि ने व्यंग मारा है। उन्होंने कई वस्तुओं के माध्यम से हमें यह दिखाया है कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी भी क्षण रुकती नहीं है, वो अपना विकास पल पल करती है। लेकिन हम मनुष्य होकर, सबसे तेज जीव होकर के भी हम लोग अपने कार्य पे ध्यान न देकर केवल आराम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय पढ़ते हैं कि कवि कौन है, कहाँ के हैं, क्या जन्म है, क्या मृत्यु है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल कहिए चाहे उत्तराखंड कहिए, वहाँ का एक जिला है टिहरी गढ़वाल और उस जिला के अंतर्गत आने वाला एक गांव है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर में इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 को, यानी आज़ादी से 10 दिन पहले। इनके आने के बाद 10 दिन बाद देश को क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। इनको गुलामी का मतलब समझ में नहीं आएगा कि गुलामी, जिस तरह हम लोगों को पता नहीं चला कि गुलामी कैसी थी, अंग्रेज कैसे थे, ये भी नहीं देखे होंगे शायद। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। अब आपको याद रखना है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की। तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल। ठीक है। और इन्होंने एमए कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था जी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसको याद रखना है। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डिलीट की उपाधि पाई। किसकी उपाधि पाई जी? डिलीट की उपाधि पाई। आपको याद रखना है कि इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में कौन सी उपाधि पाई थी? डिलीट की उपाधि पाई थी। ये 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे और 1971 ईस्वी से बरेली में एक कॉलेज है जहाँ पे ये प्रोफेसर का काम करने लगे, पढ़ाने लगे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। मतलब चाहे वो हिंदी भाषा हो और चाहे इंग्लिश भाषा हो, दोनों भाषा में वे पत्रकारिता का काम करते थे। पत्रकारिता का अर्थ समझते हैं ना आप लोग? अखबार में काम करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। मतलब इलाहाबाद से प्रकाशित एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम है अमृत प्रभात, उसमें घूमते आईने के शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। स्तंभ लेखन का अर्थ होता है जो बड़े बड़े दीवार बनाए जाते हैं यादगार के रूप में, उसमें स्तंभ, जैसे अशोक स्तंभ का नाम आप लोग सुने होंगे, तो उस पर खुदाई का काम होता है। खुदाई कर करके कुछ कुछ लिखा जाता था ताकि ये जीवन, धरती जब तक रहे तब तक बना रहे। तो उसका भी ये काम करते थे। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। अमर उजाला नाम सुने हैं ना, अखबार का आता है, उसमें ये संपादक का भी काम किए हैं।
आगे है, कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, सबसे पहले उन्होंने कौन सी कविता संग्रह प्रकाशित हुई? इसी दुनिया में, आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। यानी कि हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, हमारी नींद, वो किस किताब से ली गई है? याद रखिएगा, इसी दुनिया से। किस किताब से ली गई है? इसी दुनिया से। वो किताब है और उसी का एक पाठ है हमारी नींद। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों, जन मतलब क्या होता है? लोग, साधारण लोगों तथा हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब आपको याद रखना है कि बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो किस काव्य संग्रह पर मिला है? तो आप कहेंगे दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा। इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला और उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखा था इसी दुनिया में, कौन दुनिया में? इसी दुनिया में, उस पर उनको मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में, विपुल परिमाण होता है अधिक मात्रा में, अनुवाद कार्य भी किए हैं। अनुवाद कार्य आप लोग समझते हैं ना, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में लिखना, चाहे अंग्रेजी से हिंदी में लिखना, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में लिख देना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत, ये किस देश के रहने वाले हैं? तुर्की देश के नाजिम हिकमत की कविता के अनुवाद उन्होंने पहले पहल पुस्तिका के रूप में किया। मतलब वो तुर्की भाषा में था लेकिन उसको लिखा गया हिंदी में और उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? पहल पुस्तिका। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरूदा, बर्तोल्त ब्रेख्त, वास्को कोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउस रूजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए हैं। समसामयिक कवि बीरेन डंगवाल जी की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में श्रेष्ठा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसी दुनिया से नहीं लिया गया, ये लिया गया है दुष्चक्र में श्रेष्ठा से। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन तथा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए लड़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि सुविधा भोगी, सुविधा भोगी मतलब आराम करने वाले लोगों पर यह व्यंग किया गया है कि हम जिस टाइम में आराम करते हैं उस टाइम में दुनिया हमसे कंपटीशन करके कितना आगे निकल जाती है, शायद इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, केवल आपके क्लास के नहीं पूरे बिहार के, शायद वो कोई नहीं पढ़ रहा होगा जब हम नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारी गलत सोच है। जब भी हम बैठे होते हैं, जब भी हम बेकार अपना समय बर्बाद करते हैं, याद रखिएगा आपका कंपटीटर हमेशा आगे निकलने की कोशिश कर रहा होगा और उसी से आपको कंपटीशन करना है। अगर आप सो गए तो याद रखिए उतना समय आपसे लाखों लोग आगे बढ़ गए होंगे और आप लाखों के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आजकल तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पाठ है हमारा हमारी नींद। किताब में देखेंगे, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से।
ये पहला पंक्ति है जिसमें कवि बीरेन डंगवाल जी कहना चाहते हैं कि मेरी नींद के दौरान जब मैं सो रहा था, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा था। सोने का अर्थ क्या होगा, आप लोग मत समझिए केवल सोने की बात की जा रही है। जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, अपना समय बर्बाद कर रहा था, उस समय कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ये जो हम पेड़ देखते हैं ना, वो कुछ इंच बढ़ जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पेड़ 24 घंटा अपने आप में विकास करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करते हैं। अगर उनकी हाइट काफी हद तक बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं हाइट भी जाकर रुक जाती है। तो क्या हाइट रुक जाती है तो उनके तने, उनके पत्तियां भी रुक जाती हैं, वो 24 घंटा बढ़ती रहती है। कुछ इंच बढ़ गए, कुछ इंच का थोड़ा सा भी तो जरूर बढ़ गए होंगे। इसका कहने का अर्थ है ना कि आपसे जो कंपटीशन करने वाले लोग हैं, आपसे कुछ आगे बढ़ गए होंगे। अब आप उनको पकड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएंगे आप उसको, वो आपसे आगे निकल चुका है। आप लोग सुने होंगे या कहीं पे देखे होंगे कि जब आर्मी का दौड़ होता है तो कोई छटता है तो बाबू कोई ज्यादा 2 मिनट या 4 मिनट से नहीं छटता है, 1 से 2 सेकंड के अंदर छटता है। कोई 2 सेकंड पहले पहुंच जाता है तो उसका हो जाता है, आप 2 सेकंड लेट कर देते हैं तो आपका नहीं होता है। उस 2 सेकंड की कीमत उस व्यक्ति को वहां समझ में आती है। 2 सेकंड में ये हाल हो गया, नौकरी चला गया, लाइफ खत्म हो गया। 2 सेकंड, समझ लीजिए 2 सेकंड होता कितना है, और हम घंटों घंटों बर्बाद करते हैं। तो आप सोचिए कि आपसे आपके कंपटीटर कितना आगे बढ़ जाते होंगे। आप 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन अगर बर्बाद कर दिए तो सोचिए आपके कंपटीटर आपसे 2 से 3 चैप्टर आगे निकल चुके होंगे। तो आपको अपना पूरा टाइम अपने पढ़ाई पे देना होगा, तभी जाके कुछ होंगे। कवि का यही आशय है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कुछ सूत पौधे, कुछ जो सूत पौधे थे एकदम अभी अभी रोपे गए थे, अभी अभी रोपे गए थे, अभी जस्ट मतलब स्टार्ट हुए थे, जमीन में उनको डाला गया था। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, वो अंकुरित हो चुके हैं। अंकुरित मतलब समझते हैं, जब कोई बीज शुरू करता है अपने रूप को ग्रहण करना तो क्या कहलाता है, अंकुरित कहलाता है, ठीक है ना। तो अंकुरित होने लगे कब, किस समय, जब आप सो रहे थे, मतलब आप अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, और जो वो बीज भी थे ना छोटे छोटे, वो अब क्या होने लगे हैं, अंकुरित होकर नाम मात्र अपने कोमल सींगों से, और अपने कोमल सींग, जैसे कोई भी पौधा देखे जमता है तो ऐसे जमता है, उसमें गेहूं देखे ना जमते हुए, फूटता है तो 2-3 लाइन निकलता है ना, और जमीन को वो ढकेलता है। जमीन उसका कोमल सींग है, वो क्या है, इसको वो जो फूट रहा है उसको कभी ने सींग कहा है, और सींग से जमीन को क्या कर रहा है, वो ढकेल रहा है, ढकेलिए कि ना बाहर निकल जाता है। सोचिए इतनी मजबूत जमीन होती है, अगर आपको जमीन में ऊपर से माटी डाल दी जाए आप लोग निकल जाइएगा। लेकिन सोचिए एक छोटा सा बीज, अगर उसके अंदर इच्छा है कि मैं बाहर आऊंगा तो पृथ्वी को भी चीर कर निकल जाता है, बस। लेकिन उसके मन में है कि मुझे बाहर आना है, वो परिश्रम करके बाहर निकलता है। ढकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से, और भीतर से जो फूला हुआ उसका बीज है, उस छत को, उसके लिए तो वो छत है, जैसे हम लोग नीचे बैठे हैं तो इस छत को छेद करके ऊपर जाना है, तो उसी तरह वो बीज के लिए जमीन क्या है, छत है, उसको ढकेल ढकेल कर छेद छेद कर ऊपर आ रही है। इसका सेंस ये है ना कि छोटा सा जो बीज भी है ना, वो बैठा नहीं है, वो हर वक्त अपने आप में क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। वो किसको डेवलप करता है जी, हर बीज किसको डेवलप करता है, दूसरे किसी को, अपने आप को डेवलप करता है। तो हम तो मानव हैं, हम भी अपने आप को डेवलप करना चाहे तो कर सकते हैं, बस हमारे अंदर इच्छा शक्ति जगनी चाहिए। हम हर पल कोशिश करें। समस्या सबके साथ, क्या उस बीज के सामने समस्या नहीं है कि इस पृथ्वी को छेद करके बाहर निकल है, और उसका ताकत कितना है, क्या पृथ्वी के जैसे बीज के पास ताकत है, फिर भी प्रयास करके वो बाहर निकलता है। हम भी मानव हैं, प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। हाँ समस्याएं होती हैं, पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त भी हो जाएंगी। बस प्रयास करने का काम है। दूसरा है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। यहाँ पे मक्खी हमको कहा जा रहा है, मनुष्य को। आप लोग मत समझिएगा मक्खी मतलब माछी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कवि मक्खी मनुष्य को कह रहे हैं कि हमारा जीवन क्रम पूरा हुआ, कौन से काम में,
कई शिशु पैदा किए और उनमें से कई तो मारे भी गए। मतलब हम लोग भी आए, बड़े हुए, शादी विवाह किए, बच्चा पैदा किए, मर गए, बच्चे भी मर गए। ना तो बच्चों को किसी ने जाना, ना हमको किसी ने जाना। तो फिर मानव बनकर हमने किया क्या? एक कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लिए। जिस तरह मक्खी जन्म लेती है, बच्चे पैदा करती है, मर जाती है, हम भी मक्खी के समान हैं। तो क्या हम मक्खी बनना चाहते हैं? उन्हीं की तरह मरना चाहते हैं, माछी की तरह जीना चाहते हैं? यही हमारी जिंदगी है। दंगे, आगजनी और बमबारी में, कोई दंगा में मारा गया, कोई आगलगी में मारा गया, तो कोई बमबारी में मारा गया। दंगा समझते हैं ना, हिंदू मुसलमान को लेकर दंगे हो जाते हैं, जाति जाति को लेकर के दंगे हो जाते हैं। आगजनी, कहीं आग लग गया तो उसमें आदमी जल के मर जाता है। कहीं बमबारी हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वहां पे आदमी मर जाता है। तो यही हमारा जीवन है। क्या एक मक्खी का जीवन जीना है हमें? गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। ऐसा मत सोचिए, अब आप सोचेंगे कि भाई हमारे जीवन में तो कोई दिखते ही नहीं है, हमको तो सब चीज मिल रहा है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं ऐसा मत सोचो। तो गरीब से गरीब आदमी के भी घर में जाओगे तो कोई पर्व आता है, कोई विवाह शादी पड़ता है तो वीआईपी धमाका होता है। जिसको खाने को नहीं है वो भी वीआईपी नाच बाजा बांध करके बियाह शादी करता है। आप लोग देखिएगा, कार्जा कार करके। मैंने देखा है, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन शादी विवाह पड़ेगा ना तो कर्जा ले लेके आया, सबसे वीआईपी व्यवस्था करेंगे। तो क्या उसके बाद वो सुखी रहते हैं क्या? शादी होने के बाद से जब लोग पैसा शुरू करते हैं मांगना, तो उन लोगों का हालत खराब हो जाता है, वे कभी चैन से जी नहीं पाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप ऐसा मत सोचो क्या दिक्कत है भाई, कपड़ा मिल रहा है, घर है, खा पी रहे हैं, तब क्या दे। अरे ऐसा नहीं है। कुछ अपने से करो, इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो लाउड स्पीकर तो गरीबों में भी बजता है। याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। भले ही आपने साधन जुटा लिए हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन है बाबू, आगे बढ़ता ही जाएगा। आप सोइए या मत सोइए। जीवन कभी रुकता है क्या? समय कभी रुकता है क्या? हम लोग काम करें ना करें, क्या कभी समय रुका है? कोई इस धरती पर रहे ना रहे, समय कभी रुका है? समय चलता रहता है। बस अब उस समय का प्रयोग आपने अपने जीवन में कैसे किया, ये आप पर निर्भर करता है। आपने उस समय का प्रयोग कैसे किया? भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। कितने समय दिया है जी? आज तक किसी को 23 घंटा, किसी को 25 घंटा आप देखे हैं किसी को देते हुए कि लो भाई अजीत तुम 29 घंटा ले लो, 4 घंटा तुमको ज्यादा लगता है कहीं जाने आने में। लो भाई वृष मोहन तुमको 20 घंटा देते हैं, तुमको 4 घंटे की आवश्यकता और नहीं। ऐसा कुछ हुआ है? प्रकृति ने सबके साथ एक समान व्यवहार किया है। समय समान दिया, धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, हर चीज क्या देती है? एक समान देती है। ऐसा नहीं है कि वो बारिश किसी और के लिए करती है और नाम रख रख के फलानवा के करेगी, चिलानवा के नहीं करेगी। हवा देगी तो इसको हवा देगी, फला उसको नहीं हवा देगी। ऐसा कुछ है क्या? सबको एक समान अवसर दिया गया। अब आप अपने कर्म के आधार पर, आप अपने कर्म के आधार पर आपने अपने आप को कितना आगे किया, कितना आगे बढ़ाया, अब ये आप पर निर्भर करता है। ये तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब ऊपर वाले आपको हर चीज में एक समान बना देंगे, पैसा में, चेहरा में, हर एक चीज में, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। काहे कि सब कोई तो बराबर दिख रहा है। कर्म, और हमारा कर्म है पढ़ाई करना। अभी क्या है हमारा कर्म जी? पढ़ाई करना। पढ़ाई कैसे करना? दिन रात करना। मतलब सोने के अलावा और नित्य कर्म के अलावा हमारा हर एक मिनट, हमारा हर एक सेकंड पढ़ाई में लगना चाहिए। तब कहा जाएगा कि हम अपने पूरे जीवन का अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। और नहीं तो आप एक पशु के समान जी रहे हैं कि बस खाना भर पेट खा लिए, टाइम टाइम से, जैसे कि पशु को नाद पे देखिएगा टाइम टाइम से बांध दिया जाता है, खा लिए, उन्हीं की तरह गोबर कर लिए और कहानी खत्म। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो पशु अगर आप बनना चाहते हैं तो मत पढ़िए, और मनुष्य बनना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए।
आगे कवि कहते हैं, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। लेकिन ऐसा ही बात नहीं है कि सभी लोग कर्महीन हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने काम को कभी इंकार नहीं करते हैं, साफ और मजबूत इरादे से अपने काम को करते हैं। वे अपने काम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और लगातार अपने मेहनत को जारी रखते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि सभी लोग कोई काम नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं और हमेशा अपने आप को विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। और ये हमारा कविता समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस कविता के माध्यम से हमने यही सीखा कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है और लगातार मेहनत करते रहना है, तभी जीवन में जाकर सफलता मिलेगी।